लास्ट क्लास में हमने 23 क्वेश्चंस कवर किए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और आज की क्लास में हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो आपका ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वाला चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट ईयर 2021 में 10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी टॉपिक्स को कवर करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका टीयर ग्लैंड होता है, अश्रुग्रंथि, जैसे जहां से हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, वो क्या है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सट्रोक्राइन ग्लैंड है, या कह सकते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि है। क्योंकि उसका जो स्राव होता है वो किधर होता है? वो शरीर के बाहर हो रहा है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। इससे रिलेटेड वीडियोस पर्सनालिटी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड का, मतलब व्यक्तित्व के निर्धारक का। तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉर्टिन किस ग्रंथि का स्राव है? तो कॉर्टिन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से इसका स्राव होता है। तो आपको पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉर्टिन के अलावा इससे दो चीजें और निकलती हैं, एक इपाइनेफ्राइन और एक नॉरपाइनेफ्राइन। ये दो टाइप के हार्मोन्स और यहाँ से स्राव होते हैं, लेकिन वो चीजें यहाँ पर नहीं पूछी गई हैं, तो आप सीधा एड्रिनल ग्लैंड को ही यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, यदि किसी कारण से कॉर्टिन की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो उससे क्या होता है? तो उससे सूखेपन की भी प्रॉब्लम आती है, सोडियम का स्तर भी गिर जाता है और निष्क्रियता भी बढ़ जाती है। यानी अगर देखा जाए तो ये सभी उपरोक्त सभी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जब रक्त में एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कई तरह के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव का संबंध एड्रेनालिन से नहीं है? क्या पूछा जा रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है किसका संबंध एड्रेनालिन से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बच के रहेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहला ऑप्शन है रेखित मांसपेशियों के में कंपन उत्पन्न हो जाना, अरेखित मांसपेशियों में फैलाव उत्पन्न हो जाना, रेखित मांसपेशियों में रक्त आपूर्ति में वृद्धि हो जाना, और लास्ट ऑप्शन है खून में चीनी की मात्रा का कम हो जाना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डी, क्योंकि ये आपका रिलेटेड है पैंक्रियाज ग्लैंड से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैंक्रियाज से ही रिलेटेड आ गया है, अभी हम बात ही कर रहे थे। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? जैसा कि अभी मैंने बताया, ये निकलता है आपका पैंक्रियाज से। ठीक है, यहाँ से बीटा 1 नामक हार्मोन्स भी, बीटा हार्मोन्स भी निकलते हैं। कंठ ग्रंथि की क्रियाशीलता जरूरत से कम होती है, तो इसके कुछ स्पष्ट प्रभाव होते हैं। निम्नलिखित में से किसे उन प्रभावों में नहीं गिना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, शरीर के रक्तचाप में वृद्धि हो जाना, इसे हम किसके अंदर नहीं रखते हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति में किस ग्रंथि की भूमिका प्रधान होती है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया था आपसे कि जो संवेग होता है वो उसमें नॉरपाइनेफ्राइन और इपाइनेफ्राइन, इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? ये दोनों होती हैं रिलेटेड एड्रिनल ग्लैंड से। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद
अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की भूमिका में मिलता है। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में यहाँ पर जो आपका पैंक्रियाज है, ये क्योंकि आमाशय में होता है तो इसकी भूमिका दोनों में होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथियों दोनों की भूमिकाओं में मिलता है, यानी दोनों जगह पर ये काम करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम, तो आपका अगला क्वेश्चन है तंत्रिकाओं का जाल जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ग्राहक तथा प्रभावक से जोड़ता है। मतलब कौन सी चीज जोड़ती है? तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वहां पर हमने देखा था कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है पहले ये देखिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे बॉडी में एक तरीके से कह सकते हैं जो जितने भी तंत्रिकाएं फैली होती हैं सब इधर से उधर, ये समझ लीजिए बॉडी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो ये सभी तंत्रिकाएं इधर उधर फैली हुई हैं। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुँचती है। तो जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो किसका काम करता है? वो एक तरीके से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ग्राहक तथा प्रभावक से जोड़ता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जिस न्यूरॉन का कार्य ग्राहक से तंत्रिका आवेग को सुषुम्ना यानी स्पाइनल तथा मस्तिष्क तक पहुंचाना है उसे क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? जिस न्यूरॉन का कार्य ग्राहक से, रिसेप्टर से जो नर्व इंपल्स होते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे अभी मैंने बात किया था कि स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब वहां तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? तो हमारे जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस के थ्रू नर्व इंपल्स, जैसे सेंसेस कौन से होते हैं हमारे 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू आंख, कान, नाक, त्वचा, इनके थ्रू नर्व इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पर ए है वो सही होगा, संवेदी न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? तो न्यूरॉन के किस भाग के द्वारा तंत्रिका आवेग ग्रहण करते हैं हम? ये हम ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? आप सभी आंसर बताएं इसका, बहुत ही आसान है। डेंड्राइन के द्वारा ग्रहण करते हैं। आपने अगर देखा होगा न्यूरॉन का जो इमेज है तो बीच में एक एक्सॉन होता है, ठीक है, एक्सॉन में माइलन शीथ होता है ऐसे बीच बीच में उभरा सा, और इधर सेल बॉडी होता है और इधर बहुत सारे पेड़ की शाखाओं की तरह कुछ आपने चित्र में देखा होगा। तो ये क्या है? ये सब डेंड्राइन है जो ये दिख रहे हैं चीजें, ये सब डेंड्राइन है और इन्हीं के द्वारा नर्व इंपल्स ग्रहण करते हैं और फिर ये ग्रहण करके सेल बॉडी में आते हैं और सेल बॉडी से होते हुए कहाँ पे जाते हैं? सेल बॉडी से होते हुए ये फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं इधर एक्सॉन के थ्रू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। संधि स्थल किसे कहते हैं? साइनेप्स किसे कहा जाता है? कोश शरीर तथा शाखिका के मिलन स्थल को, शाखिका तथा एक्सॉन के मिलन स्थल को, एक्सॉन तथा कोश शरीर के मिलन स्थल को। तो जैसा कि भी मैंने बताया, जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो मिलता है और दूसरे न्यूरॉन का कौन सा चीज मिलता है? डेंड्राइन। तो इसे हम इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा। शाखिका तथा एक्सॉन में मिलन स्थान को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तंत्रिका आवेग का संधि स्थल पर संचरण, ट्रांसमिशन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं। मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? वो
रोकते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर उसको प्रवाहित करते हैं। इस पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, उसके लिए आप नीचे कमेंट करिएगा। साहचर्य न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो साहचर्य न्यूरॉन, जैसा कि साहचर्य न्यूरॉन का काम क्या होता है, वो जोड़ते हैं दो चीजों को। तो दो चीजों को जोड़ने का काम किसका होता है? अभी आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सुषुम्ना जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, वो पूरे बॉडी से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। कोष शरीर का दूसरा नाम क्या है? तो कोष शरीर को हम सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, नोट्स ऑफ रेनिवेयर किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया? नोट्स ऑफ रेनिवेयर किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका, सुषुम्ना के भीतर का भाग, एक्सान में कुछ दूरी पर दबे हुए भाग को कहा जाता है। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है कोष शरीर के भीतर के भाग को, एंड ब्रश की संरचना को। तो आपने एक्सॉन देखा होगा, जो एक्सॉन होते हैं तो एक्सॉन में माइलिन शीथ से कुछ भाग उभरा होता है, माइलिन शीथ से कवर होता है, और कुछ भाग दबा होता है। तो ये जो बीच का भाग है, कौन सा भाग? जो ये भाग जो दबा हुआ है, इसी दबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? यहां पर देखें, इसे ही हम कहते हैं नोट्स ऑफ रेनिवेयर। तो आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए यहां पर सही है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, एक्सॉन में कुछ, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। अभी आपने देखा ही कि जो बीच में दबे हुए भाग होते हैं, तो दबे हुए कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? वो दिया गया है बी में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के संचरण का अधिकतम दर क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग के संचरण का जो अधिकतम दर होता है वो होता है 125 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन जब किसी उद्दीपक से उत्तेजित होता है तो उद्दीपक का न्यूनतम दहली, मतलब लोअर थ्रेशोल्ड, जो न्यूरॉन को उत्तेजित करता है, से ऊपर की तीव्रता के सभी स्तरों का उद्दीपक न्यूरॉन पर तंत्रिका आवेग के ख्याल से एक समान प्रभाव पड़ता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने किस नाम से बताया? तो इसको थोड़ा सा समझिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक्चुअली न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो उत्तेजन होता है, जैसे आप देखते हैं कि दिखाते हैं न्यूरॉन्स में अंदर कौन से चार्जेस होते हैं? अंदर माइनस चार्ज होते हैं, बाहर प्लस चार्ज होते हैं। तो जब न्यूरॉन्स उत्तेजित होता है तो अंदर के चार्ज बाहर चले जाते हैं, बाहर के चार्ज अंदर चले आते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि जब वो उत्तेजित होते हैं तो जो न्यूनतम दहली भी होती है ना, वो ऐसा नहीं होती कि कुछ एनर्जी बच गई है, वो या तो संपूर्ण एनर्जी जाती है और या तो कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। एक बार फिर से समझिए इसको कि जब न्यूरॉन किसी उद्दीपक से उत्तेजित होता है तो उद्दीपक का न्यूनतम दहली, मतलब जो लोअर थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, अगर यही नहीं जानते हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, एक वेबर का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें थ्रेशोल्ड के बारे में मैंने बताया है। तो न्यूनतम दहली या लोअर थ्रेशोल्ड, जो न्यूरॉन को उत्तेजित किया जाता है, से ऊपर की तीव्रता के सभी स्तरों का, मतलब अगर जो न्यूनतम सीमा है अगर उसको क्रॉस कर गया तो उसके ऊपर के सभी उत्तेजकों को प्रभावित करेगा वो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण या कुछ भी नहीं, या तो न्यूनतम तक ही नहीं पहुंचा, अगर न्यूनतम से ऊपर पहुंचा तो सबको प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी सही होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, अब जब एक बार
न्यूरॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे एक बार यहाँ पर उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होने के बाद प्लस है ऊपर और प्लस अंदर आ गया, ये माइनस रह गया। तो एक बार जब उत्तेजित होने के तुरंत बाद वो पुनः उत्तेजित नहीं होते, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो उत्तेजित नहीं होते हैं। इसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसा कि यहाँ पर देखें ऑप्शन बी में बताया गया है, न्यूरॉन के उत्तेजित होने के तुरंत बाद की अवधि जिसमें वह पुनः उत्तेजित नहीं हो सकता, चाहे जितना भी तेज तीव्रता के साथ उसको उत्तेजित किया जाए वो पुनः उत्तेजित होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अब सेम चीज पूछा गया है कि जो उत्तेजन का समय होता है, जैसे ये जो ऐसा टाइम जहां पर वो उत्तेजित नहीं हो सकता है, वो टाइम कितने समय तक चलता है, मतलब जो पीरियड है वो टाइम पीरियड कितने समय तक चलता है। तो वो आपका चलता है यहाँ पर 1 से 10 मिली सेकेंड तक, पहले से ही टिक लगा हुआ है, 1 से 10 मिली सेकेंड तक वो पीरियड रहता है कि अगर एक बार उत्तेजित हो गया तो अगले 10 मिली सेकेंड तक वो उत्तेजित नहीं होगा, चाहे जितने ही पावर का वहां पर एक्साइटमेंट आए या नर्व इंपल्स आए। तो आज भी हम 20 क्वेश्चन ही लेंगे, केवल 20 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसके आगे और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।